राजकुमार, मेरी बात से मानिए, आप वापस राजमहल लौट जाए। ये गुफा काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन खरगोश, मुझे अंदर जाकर पिताजी को बचाना होगा। पिताजी को साथ लिए बगैर मैं महल नहीं लौट सकता। ऐसा बोलकर राजकुमार उस काली गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही राजकुमार तरुण देखते हैं कि उसके पिताजी तो एक लोहे के पिंजरे में कैद हैं। नहीं नहीं राजकुमार तरुण, आगे मत आना। तुम मेरी बात मानो, राजमहल वापस लौट जाओ। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ आपकी हिफाजत करने आया था। ऐसा बोलकर राजकुमार अपने पिता की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक दानव प्रकट हो जाता है। मुझे पता था, जहाँ बाप आया है वहाँ बेटा जरूर आएगा। लगता है तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। लेकिन तुम मुझे और मेरे पिताजी को क्यों मारना चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, तेरे पिता ने मेरे साथ छल किया है। एक दिन मेरी बहन जंगल के रास्ते से पानी लेकर आ रही थी। अजमेर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां कालू नाम का एक चरवाहा रहता था। वो हमेशा जंगल में अपने पशुओं को चराने जाता था। एक दिन वो जंगल में अपने पशुओं को हरी हरी घास खिला रहा था। तभी गांव का एक आदमी कुंदर वहां पर आ जाता है। अरे कालू भाई, मजे तो तुम्हारे हैं। अच्छी खासी पशुओं को हरी घास मिल जाती है और तुम पूरे दिन पेड़ के छांव में बैठे रहते हो। अरे कुंदन, पशुओं को तो मजबूरी में चलाना पड़ रहा है, वरना मैं भी कोई अपना अच्छा सा व्यापार कर लेता। तुम तो जानते ही हो हमारे गांव के जमींदार को कितना कंजूस है। बस इन पशुओं के दूध के बदले उस जमींदार का ब्याज ही चुक पाता है। अरे वो तो ठीक है, पर जंगल के अंदर मत चले जाना, क्योंकि गांव वाले बोल रहे हैं जंगल के अंदर जो कोई भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। हाँ, ऐसा बोलकर कुंदन वहां से चला जाता है। चलो, मुझे भी काफी ज्यादा प्यास लगी है। मैं भी पानी पीकर आ जाता हूँ। फिर मुझे इस पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में लेटना भी तो है। हाँ। ऐसा बोलकर कालू गांव की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद कालू पानी पीकर वापस लौटता है। वो देखता है कि उसकी गाय और बकरियां वहां से गायब हैं। अब कल्लू इधर उधर अपने पालतू पशुओं को ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरी बकरियां और गाय कहाँ चली गई? अब मैं घर पर जाकर कमला को क्या मुंह दिखाऊंगा और उस जमींदार का कर्ज कैसे उतारूंगा? कहाँ गई मेरी बकरियां और गाय? अरे क्या हुआ? आज आपका मुंह कैसे उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? अब कालू कमला की बात सुनकर जंगल वाली सारी घटना बता देता है। ये क्या बोल रहे हो आप? हमारी सारी बकरियां एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? और मेरे पिताजी द्वारा दी हुई लक्ष्मी गाय भी गायब है? ठीक है कमला, मैं गांव में पूछताछ करके आता हूँ। तुम घर में जो भी बचा खुचा अनाज है उनका खाना बनाओ। ऐसा बोलकर कालू चरवाहा वहाँ से चला जाता है और गांव में अपने पशुओं के बारे में पूछताछ करने लगता है। अरे कालू, हो सकता है तुम्हारी गाय और बकरियां घने जंगल में चली गई हो, क्योंकि जो भी उस जंगल में जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। तुम भी अपनी गाय और बकरियों को भूल जाओ। हाँ। ऐसा सुनकर कमल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब कमल उदास होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा ही था। तभी वहाँ पर एक गांव का बुजुर्ग आदमी आ जाता है।
अरे क्या हुआ कालू, तुम तो हमेशा खुश रहती हो, आज इस मुख पर उदासी कैसे? अब कालू उस बुजुर्ग की बात सुनकर वो सारी जंगल वाली घटना बता देता है। कालू, तुम इस राज्य के राजा हरि सेन के पास जाओ। मैंने सुना है वो हर इंसान को न्याय दिलाते हैं। हो सकता है तुम्हें भी न्याय मिल जाए। हाँ ठीक है काका, मैं जरूर राजा के पास जाऊंगा और उनसे मदद की गुहार लगाऊंगा। अब कालू और वो बुजुर्ग आदमी दोनों गांव की तरफ चले जाते हैं। क्या हुआ जी, गांव वालों से कुछ पता चला? आखिर हमारी गाय और बकरियां कहाँ हैं? कमला, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। मैंने सुना है हमारा राजा हरिसेन गरीबों की मदद करता है। अब मैं तब तक घर पर नहीं लौटूंगा जब तक हमारी गाय और बकरियां ना मिल जाएं। ऐसा बोलकर कालू राजमहल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे पूरा एक दिन राजमहल पहुंचने में लगा। अरे मुसाफिर, कौन हो तुम और काफी थके हुए लग रहे हो? बोलो, हम तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? महाराज, मेरा नाम कालू है और मैं एक चरवाहा हूँ। वो सारी जंगल वाली घटना बता देता है। देखो कालू, जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हारी गाय और बकरियां गायब नहीं हुई है, बल्कि किसी ने चोरी कर ली है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और उस चोर को उचित दंड भी देंगे। क्यों न महाराज ये काम राजकुमार तरुण से करवाया जाए, ताकि आपको भी पता चल जाएगा राजकुमार तरुण अगले राजा बनने योग्य है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, अति उत्तम मंत्री जी। अब उस चोर को हमारा बेटा यानी राजकुमार तरुण ही पकड़ेगा। अब राजा हरिसेन राजकुमार तरुण को कालू चरवाहा वाली सारी घटना बता देते हैं। राजकुमार, हम चाहते हैं कि आप उस चोर को पकड़े और इस कार्य में आपकी मंत्री जी पूरी मदद करेंगे। लेकिन पिताजी, मैंने आज तक किसी की मदद नहीं की है। मुझे नहीं लगता मैं चोर को पकड़ पाऊंगा। पुत्र, हम यही तो चाहते हैं कि तुम हमारी प्रजा की मदद करो, ताकि हम आपको इस राज्य का अगला राजा नियुक्त कर सके। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजकुमार कालू और मंत्री तीनों गांव की तरफ निकल चुके थे। वो तीनों वहां पर आ जाते हैं जहां पर कालू की गाय और बकरियां गायब हुई थी। तुम कह रहे हो यहाँ से तुम्हारी गाय और बकरियां गायब हुई है? हो सकता है वो घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई हो। नहीं राजकुमार, मैं रोजाना यहाँ पर अपने पशु चराने आता हूँ। हमारे गांव वाला कोई भी इस जंगल में नहीं जाता है, क्योंकि इस जंगल में जो भी जाता है वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आता। ठीक है कालू, तुम घर पर जाओ, हम चोर को पकड़ लेंगे। मंत्री की बात सुनकर कालू चरवाहा अपने घर की ओर निकल जाता है। राजकुमार, मुझे लगता है इस जंगल में कुछ ना कुछ तो रहस्य है, तभी तो सारे गांव वाले इस जंगल में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। हाँ नहीं मंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि इस जंगल में कोई रहस्य छुपा होगा। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। नहीं राजकुमार, अंदर जाएंगे तो कभी वापस बाहर नहीं आएंगे। पता नहीं कौन सी बला हमारा इंतजार कर रही हो। मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन मानो। अगर ऐसा कुछ होता तो गांव में जरूर कुछ न कुछ घटना घटती। मुझे लग रहा है कोई जरूर गांव वालों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मंत्री वीरभद्र और राजकुमार दोनों घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। तभी अचानक उन्हें किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है।
देख कुंदन, मैंने सारे गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि इस जंगल में जो भी आता है वो जिंदा लौट कर नहीं जाता। अरे वाह गिरधारी, तू बस गांव वालों को कैसे भी करके इस जंगल के अंदर आने मत दे। चोरी का आधा हिस्सा तेरा और ये मेरा वादा है। ठीक है कुंदन, चल अभी यहाँ से चलते हैं, कल सुबह इसी जगह पर मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देखा मंत्री जी, मैंने पहले ही कहा था, वो ना हो कोई गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। राजकुमार, कालू की गाय और बकरियां भी इन्होंने ही चुराई है। चलो, चोर तो मिल गया, कल सुबह इन दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर देंगे। हाँ नहीं मंत्री जी, मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर कालू की गाय और बकरियां इन लोगों ने कहाँ पर छुपाई है। राजकुमार, मुझे लगता है हमें और ज्यादा जंगल के अंदर देखना चाहिए। इन दोनों ने जरूर कालू की गाय और बकरियां जंगल के अंदर ही छुपाई है। हाँ, अब दोनों और ज्यादा जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बुढ़ी औरत पेड़ के नीचे आग सेक रही है। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये जंगल खतरों से खाली नहीं है? माँ जी, मैं राजा हरि सिंह का बेटा राजकुमार तरुण हूँ। जंगलवारी सारी घटना बता देता है। बेटा, ये कोई अफवाह नहीं है, इस जंगल में बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगता आप इस गांव से हो। मेरा बेटा इस मायावी जंगल में कहीं पर खो गया है, बस उसी को ढूंढने के लिए इस जंगल में आ पहुंची। चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ इस जंगल का आखिरकार क्या रहस्य है। अब राजकुमार मंत्री दोनों उस बुढ़िया के साथ जंगल की राह पर निकल पड़ते हैं। वो बुढ़ी औरत राजकुमार और मंत्री को एक गुफा के अंदर ले जाती है। गुफा के अंदर जाते ही राजकुमार और मंत्री दोनों एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अरे ये क्या, हम पिंजरे के अंदर कैद कैसे हो गए? मुझे लगता है जरूर इस बुढ़िया की चाल है ये। सच बताओ, तुम कौन हो और हमें इस तरह कैद क्यों किए हो? बताओ हमें। तभी वो बुढ़िया अपना रूप बदलकर अचानक एक दानव बन जाती है। ये जंगल सिर्फ मेरा है। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं इस गांव के लिए रहस्य ही बना रहूंगा। और मैंने तुम्हें माया जाल में इसलिए फंसाया ताकि तुम मेरी बहन को आजाद कराओ। लेकिन हम खुद कैद में हैं, तुम्हारी बहन को आजाद कैसे कराएं? पहले हमें इस पिंजरे से आजाद करो। लेकिन पहले तुम वचन दो कि मैं तुम्हें आजाद करते ही तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे। हाँ, हम वचन देते हैं, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हमें आजाद करो। राजकुमार की बातें सुनकर वो दैत्य अपनी मायावी शक्तियों से उस पिंजरे को गायब कर देता है। हे दानव, आखिर तुम्हारी बहन को क्या हुआ है और हम उसे कहां से आजाद करें? हमें पूरी कहानी बताओ भाई। तो सुनो, एक दिन मैं और मेरी बहन त्रिफला जंगल में शिकार की तलाश कर रहे थे। तभी मेरी बहन की नजर एक यौन मुनि पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। भैया, मैं इस मुनि की सुंदरता पर मोहित हो गई हूँ, मुझे इनसे विवाह करना है। त्रिफला, ये जंगल हमारा ही है और जितना अधिकार इस जंगल पर मेरा है, उतना ही अधिकार तुम्हारा है। तुम जाओ और इस मुनि से विवाह की बात करो। त्रिफला उस योग मुनि के पास आती है और उसकी साधना को भंग कर देती है। ये क्या, तुम मेरी साधना को इस तरह भंग नहीं कर सकती। बताओ मुझे, अपने अंतर्ध्यान से क्यों जगाया? मुझे आपका ये तेजस्वी चेहरा मन को भा गया है और मैं आपको तन मन धन से अपना पति मान चुकी हूँ। आप मेरे से विवाह कर लीजिए।
मैं एक अखंड मुनि हूँ, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। चली जाओ यहाँ से। अब त्रिफला मुनि के साथ जबरदस्ती करने लगती है। मुनि उसकी हरकत को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तुम्हारा ये दुस्साहस, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अभी इसी वक्त बंदरिया बन जा और तुझे कभी मुक्ति ना मिले। मुनि के श्राप देते ही त्रिफला एक बंदरिया बन जाती है। भैया, ये देखो मुझे क्या हो गया। इन मुनि ने मुझे बंदरिया बना दिया है। मेरी मदद कीजिए भैया। हे मुनिवर, शांत हो जाइए। मेरी बहन से गलती हो गई। उसने नादानी में ये हरकत कर दी। उसे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ। इसने जो हरकत मेरे साथ की है उसका दंड यही है, यही। नहीं मुनिवर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रेम जाल में फंस गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। देखो, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका तोड़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। त्रिफला, तुम्हें इस राज्य के राजकुमार से विवाह करना होगा। चाहे छल से करो या बल से करो, विवाह करते ही तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिल जाएगा। राजकुमार, आपको मेरी बहन से विवाह करना होगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उस चरवाह की गाय और बकरियां चुराने वाला कौन है। हाँ, अगर मेरे विवाह करने से आपकी बहन श्राप से मुक्त होती है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तभी बंदरिया बनी त्रिफला भी वहाँ पर आ जाती है। अब दानव और मंत्री राजकुमार और त्रिफला का विवाह उसी गुफा में करा देते हैं। विवाह होते ही त्रिफला अपने असली रूप में आ जाती है। राजकुमार, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज आपने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया और मेरी बहन को भी पुनः जीवन दान दे दिया। अब आप जाओ। कुंदन और उसका दोस्त गिरधारी दोनों ही चोर हैं। अब राजकुमार, मंत्री और त्रिफला उस गुफा से चले जाते हैं। सबसे पहले राजकुमार कुंदन और गिरधारी को पकड़कर राजा हरिसेन के सामने पेश करते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों चोर हो? जल्दी से बताओ कालू की गाय और बकरियां कहाँ पर है, वरना तुम दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस कुंदन की बातों में आ गया था। इसने मुझे कुछ पैसों का लालच देकर ऐसा करने को कहा था। और कालू की गाय और बकरियां उसी जंगल के बीच एक बाड़ा है, वहां पर है। सेनापति, ले जाओ इन दोनों को कारावास में। अगर हमने इनको आजाद छोड़ दिया तो ये फिर से गांव वालों को परेशान करेंगे। अब राजकुमार भी राजा हरिसेन को जंगल वाली और त्रिफला के श्राप वाली सारी बात बता देता है। राजकुमार, हमें गर्व है कि आप हमारे बेटे हो। आपने बिना रूप देखे एक स्त्री से विवाह किया। हम धन्य हैं आपके जैसा पुत्र पाकर। नहीं पिताजी, अगर आप मुझे चोर को पकड़ने नहीं भेजते तो शायद मैं त्रिफला की मदद नहीं कर पाता। और मैंने त्रिफला से विवाह उसका रूप देखकर नहीं, बल्कि उसके भाई का धैर्य देखकर किया। इधर कालू को भी अपनी गाय और सारी बकरियां मिल जाती है और वो खुशी खुशी अपने पशुओं को फिर से जंगल में हरी भरी घास खिलाने लगता है। इधर वो दानव भी हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर चला जाता है। अब गांव वाले भी उस जंगल में आना जाना करने लगे।